Hello everyone, this is श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज इस वीडियो में हम ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के विषय में डिस्कस करेंगे। संसदीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? जैसा कि जनरली हम देखते हैं, विश्व में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, एक संसदीय और दूसरी अध्यक्षात्मक। आज हम संसदीय व्यवस्था की बात करेंगे, वो भी ब्रिटेन के संदर्भ में। इन जनरल संसदीय व्यवस्था क्या है? संसदीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका का हिस्सा होती है और उसी से अपनी वैधता प्राप्त करती है। यानी व्यवस्थापिका में चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और व्यवस्थापिका में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाती है। सरकार यानी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में व्यवस्थापिका के ही सदस्य होते हैं, इसीलिए व्यवस्थापिका का एक अंग माना जाता है या हिस्सा माना जाता है कार्यपालिका को। हालांकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शासन के तीन अलग अलग अंग हैं, लेकिन संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का हिस्सा होती है। उनके बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, परस्पर संबंधित होती हैं। इसे हम मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद का एक विशेष भूमिका होती है। मंत्री परिषद में हम प्रधानमंत्री को भी शामिल करते हैं, जिसका आप डिटेल में आगे जानेंगे। कार्यपालिका विधायिका या व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। जैसे अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, लेकिन संसदीय प्रणाली में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और ब्रिटेन में भी यही व्यवस्था है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, भारत, जापान और कनाडा में पाई जाती है, यानी इन देशों में संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के विशेष संदर्भ में कि संसदीय व्यवस्था की वहाँ क्या क्या विशेषताएं हैं। दोहरी कार्यपालिका, ये एक प्रमुख विशेषता ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में पाई जाती है। दोहरी कार्यपालिका का अभिप्राय है, एक नाममात्र की कार्यपालिका होती है और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। यानी जो राज्याध्यक्ष है और शासनाध्यक्ष है, दोनों अलग अलग हैं। राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष में आपको जानने की आवश्यकता ये है, राज्याध्यक्ष क्या है? हेड ऑफ द स्टेट, जो वहाँ पर सम्राट होते हैं, यानी ये पद वंशानुगत है। यहाँ निर्वाचन होकर, प्रत्यक्ष निर्वाचन होकर व्यक्ति नहीं बैठता। यहाँ जो वहाँ की रॉयल फैमिली है वो ही वंशानुगत तरीके से इस पद पर विराजमान होती है। और जो शासनाध्यक्ष है, वहाँ के प्रधानमंत्री, वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा पद को धारण करते हैं। यही एक अंतर है। नाममात्र की कार्यपालिका हुई, जो राज्याध्यक्ष हैं यानी सम्राट, वो नाममात्र की कार्यपालिका है, और वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो वास्तविक कार्यपालिका है। अब यहाँ कहा ब्रिटेन का औपचारिक शासक कौन है? सम्राट। परंतु व्यवहारिक रूप से सम्राट की शक्तियों का वास्तविक उपयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इसीलिए दोहरी कार्यपालिका का यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में। फिर हम बात करते हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है। यानी ब्रिटेन की जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जैसा कि आपको पीछे हमने डिस्कस भी किया। इसका घनिष्ठ संबंध का अभिप्राय क्या है? कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। यानी व्यवस्थापिका में जो चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं वही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। इसमें जानने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो भी प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी बाहर के किसी व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य या कोई भी मंत्री के रूप में उसे नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? उन्हें अपना पद धारण करने के 6 महीने की अवधि के अंदर, यानी विदिन 6 मंथ्स, उन्हें व्यवस्थापिका की सदस्यता लेना अनिवार्य है। ब्रिटेन में ऐसा ही है। इंडिया में भी यही स्थिति है, बल्कि 6 महीने के अंदर व्यवस्थापिका का सदस्य होना ऊपरी सदन या निचले सदन किसी का भी आवश्यक है। हालांकि वहाँ प्रधानमंत्री जनरली निचले सदन के सदस्य होते हैं ब्रिटेन में। जो वहाँ का निचला सदन है, आप पढ़ेंगे 2 सदन कौन कौन से हैं आगे। नेक्स्ट आता है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। एक किसका सामूहिक उत्तरदायित्व? मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी जिसमें मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। ये व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का नाम संसद है,
तो वहाँ मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुनकर व्यवस्थापिका जाते हैं और कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, तो ये जो वास्तविक कार्यपालिका है ये सामूहिक रूप से पूरा मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, खास तौर से निचले सदन के प्रति। तो एक मंत्री, इसमें ये भी चीज़ देखने लायक है कि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो केवल उस मंत्री को ही त्यागपत्र नहीं देना होता, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ये वहाँ की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है ब्रिटेन की। एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो पूरे मंत्रिमंडल को रिजाइन करना पड़ेगा। यानी इसी विषय में कहा भी क्या जाता है कि सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इंडिया में क्या होता है, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दें तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा, लेकिन एक मंत्री अगर त्यागपत्र दे तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र नहीं देना होता। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। ये भी अगर हम इंडिया से इसका कंपैरिजन करें तो ये एक अलग विशेषता है। इंडिया में क्या स्थिति है, सामूहिक जो उत्तरदायित्व है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो संसद के जो निचला सदन है लोकसभा, उसके प्रति है, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की भारत में। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, ना कि संसद के प्रति। लेकिन ब्रिटेन में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से हों या सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर हम बात करते हैं ब्रिटेन की संसद जो है वो द्विसदनात्मक है, यानी 2 सदन हैं ब्रिटेन की संसद के, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन को हम निचला सदन या निम्न सदन कहते हैं, जो वास्तव में शक्तिशाली होता है, यानी पावर्स इसी के पास होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा यहाँ प्रतिनिधि आते हैं, यहीं से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन है। अगर हम भारत की बात करें तो जैसे राज्यसभा है वही हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ब्रिटेन में, और लोकसभा जैसे है तो वो हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उच्च सदन कहा जाता है, स्थायी सदन होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। यानी हाउस ऑफ कॉमन्स को हम प्रधानमंत्री भंग करवा सकते हैं, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स को नहीं। तो द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन की संसद में है। प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की धुरी है, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री के हाथ में ही सभी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। हालांकि कार्य जो देश का है, संचालन कोई भी कार्य हो, वो सम्राट के नाम पर किया जाता है। वहाँ पर जो मोनार्कियल गवर्नमेंट है उसके जो नाम पर किया जाता है, हेड ऑफ द स्टेट हैं जो, लेकिन वास्तविक कार्य का संचालन प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए पूरा शासन तंत्र प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमता है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं या विदेशों में प्रतिनिधित्व करना है तो भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसीलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को शासन का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है देश में। फिर आता है स्थायी एवं तटस्थ लोक सेवा, जो कि इंडिया में भी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है, स्थायी और तटस्थ लोक सेवा। यानी अब हम देखें, लोक सेवा और राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनमें अंतर हमने पहले भी कभी डिस्कस किया है, यहाँ भी मैं बताना चाहूँगी। लोक सेवा जो अपॉइंटेड लोग होते हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करके, किसी परीक्षा को जो उत्तीर्ण करके आए हैं और उन्हें अपॉइंट किया जाता है, उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, तो वो लोक सेवा का हिस्सा होते हैं। लेकिन जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आते हैं और उन्हें इलेक्ट किया जाता है, यानी चुना जाता है, जनता चुनती है अपने मतों से, यानी वोट के माध्यम से। तो उसमें जो आपका ब्रिटेन है वहाँ पर तटस्थ लोक सेवा का सिद्धांत प्रमुख रूप से अपनाया गया है। तटस्थ का कहने का क्या मतलब है? न्यूट्रल है। पब्लिक जो सर्वेंट्स हैं वहाँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ना तो वो राजनीतिक दल के पक्ष में होते हैं ना ही विपक्ष में, यानी अपनी पर्सनल जो उनकी इच्छा है उसको वो जाहिर नहीं करते, वो प्रोफेशनली काम करते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफेशनली काम करना ज़रूरी है। अगर किसी भी पार्टी की सरकार बनती है उन्हें उस बात से कोई वास्ता नहीं है, वो जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं न्यूट्रल होकर के। फिर आता है संसद के निचले सदन का अनिश्चित कार्यकाल। अब
निचले क्योंकि ऊपरी सदन जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसे तो भंग ही नहीं किया जा सकता, तो निचला सदन जो है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसका कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का है, लेकिन फिर भी उसे 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री की सिफारिश वहाँ के सम्राट से करते हैं तो उन्हें 5 साल से पहले संसद के ये निम्न सदन को भंग करना पड़ सकता है। इसीलिए अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को संसद भंग करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो इस स्थिति में अब 2 तरह की स्थिति आती है यहाँ। एक तो जब प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त करके विधायिका से आते हैं, तो उस स्थिति में तो उनकी पोजीशन और स्ट्रांग हो जाती है और सम्राट उनकी सिफारिश को रद्द नहीं कर सकते। लेकिन इन केस अगर प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त नहीं करते हैं, यानी अल्पमतीय संसद या सदन में जो पराजित प्रधानमंत्री की सिफारिश मानने के लिए सम्राट बाध्य नहीं है। लेकिन जनरली अगर बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री हैं तो वो संसद के निचले सदन को भंग करवा सकते हैं। इसीलिए अनिश्चित कार्यकाल कभी कभी माना जाता है। तो ये सब विशेषताएं हमने देखी संसदीय प्रणाली की। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।